हाँ दिस ओम पांडे एंड होप ऑल यू डूइंग वेल। लास्ट वीडियो को हमने पावर ऑफ द प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू आगे हम करते हैं। तो पिछली वीडियो हमने एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर देखी थी। उसके आगे की पावर हम देखते हैं। तो सबसे पहली पावर के बारे में बात करेंगे, वो होगी हमारी फाइनेंशियल पावर, कि फाइनेंस से जुड़ी क्या पावर होती है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमारे जो पार्लियामेंट होते हैं में राज्यसभा, लोकसभा हाउसेज होते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी एक पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो उसमें बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, उनमें से एक बहुत अहम बिल होता है मनी बिल। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड में आर्टिकल्स की चीजें होती हैं, 110 आर्टिकल की चीजें। तो वो जो इंट्रोड्यूस होगा हमारे पार्लियामेंट में, वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट से पूछ के, प्रेसिडेंट की सलाह लेने के बाद ही वो मनी बिल होएगा इंट्रोड्यूस। तो मनी बिल विल इंट्रोड्यूस बाय प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहली चीज ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सेकंड जो आपको चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमारे पास बहुत तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, अपनी कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड होता है एक इमरजेंसी फंड। ठीक है, कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। तो ये जो फंड होता है कंटीजेंसी फंड, ये हमारे जैसे इसको इमरजेंसी फंड आप कह सकते हैं। ये इसलिए हमारे देश में मतलब मेंटेन करके रखा जाता है, इसमें पैसे डाल के रखे जाते हैं। कोई भी अनफोर्सीन एक तरह से कोई ऐसी आपदा आ गई तो उसको मीट करने के लिए ये फंड हम बना के रखते हैं हमारे देश में। तो कंटीजेंसी फंड को रेगुलेट मतलब एक तरह से जो उसको देख रेख करता है, उसमें नजर कौन रखता है? हमारा प्रेसिडेंट ही रखता है। तो अगर इससे पैसे निकालने कभी ऐसी कंटीजेंसी में, तो किसकी हमें वो पड़ेगी, मतलब एक तरह से वो लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट की। तो आप समझ गए, कंटीजेंसी फंड भी इनके अंडर ही होता है। उसके बाद तो यूनियन बजट बनता है, हमारा देश का बजट बनता है, उसमें भी इनका काफी रोल रहता है, देखते हैं अच्छे से वो। ठीक है, प्लस उसके बाद जो हमारे अलग अलग आपको किसी को ग्रांट्स वगैरह देनी है, किसी भी राज्य को ग्रांट्स देने, ग्रांट्स मतलब कि उनको हेल्प देने एक तरह से फाइनेंशियल तौर पे, कि उनमें अगर उनके देश, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी चेन्नई में फ्लड आ गया या किसी हमारे बिहार में फ्लड आ गया, तो उनको अगर हेल्प देनी है तो उसका कितनी हेल्प देनी है, कितना पैसा जाना है, वो सारा कुछ कौन देखेंगे? हमारे प्रेसिडेंट देखेंगे, हमारे देश के हमारे राष्ट्रपति देखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने एक और पिछली वीडियो में बात की थी एक फाइनेंशियल कमीशन के बारे में। फाइनेंशियल कमीशन का काम क्या था कि ये देखता था कि भाई हमारा जो टोटल टैक्स से पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसमें स्टेट में कितना जाएगा प्लस सेंटर के पास कितना रहेगा। तो ये सारा कुछ निगरानी भी कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। उनको अपॉइंट भी, इनके जो कमिश्नर होते हैं, इनके अपॉइंट भी कौन, मेंबर जो अपॉइंट कौन करता था? हमारा प्रेसिडेंट करता था। फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइन कमीशन जो हर 5 साल बाद बनती है, तो इसकी भी ये निगरानी रखेगा हमारा प्रेसिडेंट कि भाई स्टेट में कितना टैक्स का पैसा जाएगा और सेंटर में कितना पैसा एलोकेट होगा हमारे टैक्स का। तो ये सारी फाइनेंशियल पावर थे हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के। आगे हम बात करते हैं इनकी इमरजेंसी पावर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इमरजेंसी पावर आपने सुना होगा, आपको सबसे पहले उनके आर्टिकल्स याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि हमारे देश में इमरजेंसी कब कब लगी है और क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इमरजेंसी पावर की। ठीक है, इमरजेंसी पावर। ठीक है, पावर। अब इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। ठीक है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। सबसे पहली होती है, अगर आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल की, तो कौन कौन सी होती है? 352 आर्टिकल की एक होती है, एक होती है 356 आर्टिकल की। 4 आर्टिकल का गैप है। ठीक है, आपको याद रखना है, 4 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस और आप कर देंगे तो 360 आर्टिकल। ठीक है, ये 3 आर्टिकल होती हैं। अब बेसिकली इनके नाम क्या क्या होते हैं? जो हमारे 352 आर्टिकल होती है, इसका नाम होता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है हमारा 352 आर्टिकल को। ठीक है, उसके बाद जो 356 की होती है, इसके 3 नाम है। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है? स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, राज्य की इमरजेंसी। फिर इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी, इसको यहीं पे कर दें। उसके बाद थर्ड जो होती है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है। जो 356 आर्टिकल की इमरजेंसी, उसके 3 नाम है, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, यानी हमारे राष्ट्रपति का रूल। तो थर्ड हमारी जो होती है 360, को कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट इमरजेंसी होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे वित्त
से रिलेटेड होता है, वित्त हिंदी में कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल इमरजेंसी की क्या सीन है। अब जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे देश में 3 बार लग चुकी है, ठीक है। 3 बार कब लग चुकी है, अब ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी वो लगी थी 1962 की। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो सीन वॉर भी कहा जाता है, इंडो सीनो वॉर, ठीक है। इंडो सीनो वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। उसके बाद हमारी अगली लगी थी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश के पीछे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के, ठीक है। तो ये लगी थी हमारी इमरजेंसी। एंड थर्ड लगी थी हमारी, कब लगी थी, 1975 में, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना देके हमारे इंदिरा गांधी ने लगा ली थी। बेसिकली हमको अपना पॉलिटिकल उनका एजेंडा था कि पॉलिटिकल उनको जब अपनी सत्ता खतरे में देखी तब उन्होंने ये इमरजेंसी लगा दी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना लगा के। अब आपको ये भी याद रखना है कि किन किन चीज़ों पे एक इमरजेंसी लगती है। 3 चीज़ों पे इमरजेंसी लगती है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कौन कौन सी। सबसे पहले आपका अगर वॉर हो जाए, ठीक है, वॉर मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, आपका हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब देखिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में बंदों को फर्क नहीं समझ में आता, वो हमको समझा देता हूँ। वॉर का मतलब कि आपकी पाकिस्तान या चाइना के साथ बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। अब लड़ाई में होगी, इधर से भी टैंक जा रहे हैं, उधर से भी टैंक जा, उधर से भी मतलब एयरफोर्स के जहाज आ रहे हैं, इधर से भी एयरफोर्स के जहाज आ रहे हैं, तो वो होगी वॉर सिचुएशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे आके टैंक खड़े हो गए, कभी भी हमले हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके बॉर्डर पे लाके टैंक खड़े कर दिया, आप कह रहे हैं कि कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन इसको कहा जाता है कि बॉर्डर पे आके वो खड़े हो गए हैं, कभी भी हमला हो सकता है, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाता है। तो पहला वॉर की सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन के उसमें मतलब सिचुएशन में इमरजेंसी लग सकती है। थर्ड होता है हमारा जिसको आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता है, आर्म्ड रिबेलियन, कि हमारे देश के अंदर ही लोगों ने मतलब वो उठा लिए, हथियार उठा लिए और वो देश की जो मशीनरी उसको खराब करना चाहते हैं, जैसे कि आपके माओवादी माओइस्ट होते हैं, इन सब ने वो उठा रहे हैं। इंडिया के कुछ डाकू गुंडों ने उठा लिए हैं कि हाँ भाई हम देश की वो मशीनरी को खराब कर देंगे। और बेसिकली इसको भी याद रखना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन आता है कि जो आर्म्ड रिबेलियन, इसका नाम चेंज किया गया है। इसका जो पहले नाम था उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता था पहले। और इसका नाम क्यों चेंज हुआ, और नाम जब चेंज हुआ तो 44th अमेंडमेंट में चेंज हुआ था। क्यों हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना देके ही जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी हमारे देश में, और उनका नेशनल इमरजेंसी से उनका जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड था 1 साल और बढ़ जाता है, तो उनको यह था कि भाई मेरी सत्ता ना छिन जाए, इसको उनको डर था। तो इसलिए उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना लगा के हमारे देश के हालात इंटरनली खराब हो रखे हैं, इंटरनली मशीनरी खराब हो जाती है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी वो कर दी थी। इसलिए 44th अमेंडमेंट लाके इसको नाम दे दिया आर्म्ड रिबेलियन, कि जब लोग हमारे देश के हथियार उठाएंगे तभी की सिचुएशन में ये इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 352 में नेशनल इमरजेंसी आते में 3 टाइम पे लगता है, वॉर की सिचुएशन, एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन, आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन। तो अब चेंज हो गया, पहले जो को इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। ये 3 टाइम लगे हमारे इंडिया में, 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, ठीक है। अब स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी का अलग अलग नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ये तब लगता है बेसिकली जब क्या तो कहते हैं कि आपका जो गवर्नर होता है स्टेट का, स्टेट में गवर्नर होता है, आपको पता है, इनको राज्यपाल कहा जाता है। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो स्टेट, हमारे लिए पंजाब स्टेट है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ आजकल, तो पंजाब स्टेट है। पंजाब में हमारे जो वीएन बदेओड़ा जी, नाम उनका वीपी बदेओड़ा जो भी है, वो गवर्नर हमारे देश के, और सीएम कौन है हमारे, कैप्टन अमरिंदर। इन्होंने वीपी बदेओड़ा जो हमारे गवर्नर है, वो आके कह रहे हैं भाई जाके हमारे रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट है कि भाई हमारे जो पंजाब है ना उसकी हालत बड़ी खराब है, बहुत नशा बढ़ गया है, अच्छे से रूल नहीं कर रहा हमारा सीएम, बहुत बुरी हालत है। तो गवर्नर के कहने पे हमारा प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो भी आपको तीनों को एक ही चीज है, तीनों का अलग अलग नाम है, तो इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है।
गवर्नर के कहने पे प्रेसिडेंट कि हाँ भाई तुम्हारे स्टेट में अच्छे से काम नहीं हो रहा, कि भाई तुम्हारा सीएम अच्छे से काम नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है जब एक प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई उस स्टेट पे अच्छे से मशीनरी खराब चल रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अलग अलग टाइमों पे अलग अलग स्टेट में इमरजेंसियां लगी है, पर सबसे बड़ी आपको मैं एक एग्जांपल दे, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। जब हमारे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो एक जो भिंडरा वाले थे, जो हमारे जो ये हरमिंदर साहब है, जिनको इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाए अमृतसर में, तो उसमें घुस के उन्होंने बहुत एक तरह से वहां पे सिचुएशन काफी खराब कर दी थी। उस पर्टिकुलर स्टेट की, मतलब हमारे पूरे उस सिटी की, अमृतसर की, या पूरे स्टेट में इमरजेंसी लगा दी थी, काफी टाइम तक लगी थी, ताकि उनको ट्रैक डाउन, उनको हंट डाउन किया जा सके। ठीक है, तो ये होते हैं। एंड थर्ड होती है हमारी, तो अगर इसका नंबर पूछा जाए कितनी बार लगे, तो बहुत टाइम पर लगी हुई है, ये कहने पे लग सकती है। ठीक है, गवर्नर के कहने पे, कभी कभी प्रेसिडेंट को खुद ही लगता है कि अगर वो कोई कहता भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं कहता, तो उनको खुद लगता है कि भाई इमरजेंसी की जरूरत है, स्टेट में लगा सकते। थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये होता है जब हमारे देश का फाइनेंशियल तौर पे हमारा देश फिट नहीं है, या बहुत उसकी सिचुएशन खराब हो चुकी है, कि हाँ भाई वो स्टेबल नहीं है, अगर पूरी प्रॉपर वर्ड यूज करूँ तो स्टेबल नहीं है हमारी फाइनेंशियल जो चीज चल रही है, जो हमारे फाइनेंशियल प्रक्रिया चल रही है हमारे देश की पैसे से रिलेटेड, वो स्टेबल नहीं है, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग सकती है। आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी, पर अभी कहा जा सकता है कि जिस तरह की कोविड सिचुएशन से चीजें उभर के नहीं आ पा रही, तो क्या पता लग जाए, पर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में, वो नहीं लगने देंगे हमारे देश में। तो ये ख्याल से इमरजेंसी समझ गए होंगे। अब मैं लास्ट चीज एक थोड़ी बता देता हूँ आपको। जो नेशनल इमरजेंसी होती है, बहुत मतलब एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, पूरा देश के ऊपर इमरजेंसी आता है, बहुत सारे आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। 20 एंड आर्टिकल 20 या 21 ही आपके आर्टिकल, इसमें जो राइट्स मिले हुए हम सबको, आम नागरिक को, वही इसमें सिर्फ मतलब खत्म नहीं होते हैं, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये लगाने के लिए प्रक्रिया क्या है, इसकी थोड़ी प्रक्रिया बता देता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत जरूरी है ये। आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एक रिटर्न परमिशन देंगे किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, तभी जाके ये इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, उसके बाद 6 महीने का गैप, 6 मंथ के बाद अगर जो हमारी पार्लियामेंट है 6 मंथ तक ये चलेगी, उसका पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी, पार्लियामेंट जब भी आएगी, तो वो अगर चाहते हैं कि इमरजेंसी आगे हुए, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर इस पे वो करेगी। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ से ये आगे आगे बढ़ सकती है इमरजेंसी, अगर आगे को बढ़ानी है। बाकी अगर ये पूछा जाए कि ये कब तक बढ़ेगी, कितने साल तक बढ़ेगी, तो कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है, पूरे साल तक, हमारे अनगिनत टाइम तक लग सकती है। और जो यहाँ पे अगर स्टेट इमरजेंसी की बात हो तो 3 साल तक मैक्सिमम लग सकती है। ठीक है, मेरे समझ गए होंगे। अब उसके बाद मैं बात करता हूं, इसी में हो गया आई थिंक चीजें, चलो कवर होगी। हमने बात की इमरजेंसी की, अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की। ठीक है, जो जुडिशियल पावर ऑफ वो हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी से, काफी क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी के टाइम में कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साइन किया था उन पर, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उस टाइम। तो पहले उससे जो वो आए थे अपने जाकिर हुसैन जी आए थे, उसका सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये दोनों ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने टेन्योर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम इंदिरा गांधी के माने जाते थे वो पपेट एक तरह से थे, मतलब उनके पपेट कहा जाता था उनको, कि जो भी इंदिरा गांधी कहते हैं वो मानना। तो इंदिरा गांधी उनके पास गई कि इमरजेंसी लगा, तो उन्होंने चक्के इमरजेंसी लगा दी। अगर जल्दी से बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर की। जुडिशियल पावर में बहुत सारी पावर होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो गवर्नर्स नहीं, जो बहुत सारे आपके जज होते हैं, जज वगैरह को अपॉइंट करते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वगैरह को अपॉइंट करते हैं, ये सब की पावर होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी फाइनेंशियल पावर होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज वगैरह से ये कोई भी किसी भी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है उस पर ये हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कि इनसे मदद ले सकते हैं, इनसे एक तरह से वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग पे एडवाइस ले सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट की, हाँ ये चीज कैसे करनी चाहिए, ये चीज कैसे करनी चाहिए। और ये जो एडवाइस लेंगे जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट इसको माने, बाइंड नहीं है इसको मानने के लिए, तरह से मतलब बाधित नहीं है मानने के लिए। उनसे एडवाइस लेंगे, मन हुआ तो मानेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमारे हेड ही हैं। तो ये सारी चीजें। अब जो मेन आपको याद रखने, जुडिशियल जो पावर है इसके अंदर जो सबसे मेन चीज हो जाती है वो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी पार्डन पावर। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पार्डन पावर्स हैं। पार्डन मतलब कि क्षमा करने की पावर, बहुत सारी पावर होती है। अब पार्डन पावर जो बहुत तरह की है, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। सबसे पहले होती है पार्डन पावर, इसको पार्डन ही कहा गया, ठीक है, पार्डन। दूसरी होती है कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन। फिर होती है हमारी रेमिशन, रेमिशन।
फिर होती है हमारी रिस्पाइट, रेस्पाइट, ठीक है। फिर होते हैं रेप्राइव, रेप्राइव या रिप्रीव, ठीक है, समझिए। पार्डन का मतलब क्या हुआ है कि किसी एक बंदे ने, कोई मान के चलिए कि एक्स है, ठीक है, एक्स एक बंदा है, इसने कोई क्या तो कहते हैं भाई कोई इन्होंने क्रिमिनल काम किया है, इसको जेल होगी, ठीक है, कुछ भी होगी। इसने अगर पार्डन मतलब कि इसने क्षमा की, मतलब अर्जी लगाई एक तरह से, कि इन्होंने अर्जी लगाई किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे एक्स जी ने, मिस्टर एक्स ने, ठीक है, मिस्टर एक्स ने अर्जी लगाई हमारे प्रेसिडेंट को कि भाई मुझे माफ कर दो। अगर पार्डन कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो इनकी पूरी की पूरी जो भी इनको सजा मिली, जो भी इनको पनिशमेंट मिलती, पूरी की पूरी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। तो द होल पनिशमेंट, जो भी पूरी पनिशमेंट थी वो खत्म हो जाएगी। पार्डन की, अगर उनको पार्डन मिल जाती है प्रेसिडेंट को, किसी बंदे को प्रेसिडेंट से, तो उनकी पूरी की पूरी पनिशमेंट, जो भी उनको सजा मिलती है, पूरी की पूरी सजा खत्म हो जाएगी। तो ये इसका मतलब होता है पार्डन। सेकंड बात करते हैं हमारे कॉम्यूटेशन की। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज होती है, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज होती है। आपके किसी मिस्टर एक्स को ही बात करते हैं, इनको सजा मिली थी, इनको क्या तो कहते हैं डेथ पेनल्टी मिली थी। डेथ पेनल्टी मतलब कि इनको लटका दो, मतलब हैंग टिल डेथ, मतलब इनको मार दो, ठीक है, फांसी की सजा मिली थी। पर फांसी की सजा को कम कर दिया अगर कम्यूटेशन से इनको मिल जाती है, अगर प्रेसिडेंट को कम्यूटेशन कर देते हैं, मतलब डेथ पेनल्टी को क्या हो गया, इनको इम्प्रिजनमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, पार्डन पावर में पूरी की पूरी सजा खत्म हो रही थी। इन कंप्यूटेशन में क्या होती है, इनको डेथ पेनल्टी मिली थी मिस्टर एक्स को, पर उसको चेंज करके इनको क्या कर दिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद की सजा कर दी। इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा कर दी हमारे प्रेसिडेंट ने। तो ये दूसरी होगी कंप्यूटेशन। थर्ड होती है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, इसमें आपकी जो वो होता है कन्वर्ट कर दी जाती है इसकी सजा को। कन्वर्ट मतलब इन द सेंस कि कन्वर्ट कर दी मतलब कि इनके जो टेन्योर होता है, जो टाइम होता है पनिशमेंट को, उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे 10 साल की इनको सजा मिली थी किसी मिस्टर एक्स को, और इसको चेंज कर कितने साल की कर दी, 5 साल की कर दी, उसको क्या कहा गया, रेमिशन, ठीक है। तो समझ होंगे। अब उसके बाद होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, रिस्पाइट में ये होता है कि हम किसी की पनिशमेंट, जो किसी को पनिशमेंट मिली हुई है किसी पर्सन को, उसको हम क्या तो कहते हैं किसी स्पेशल ग्राउंड पे, ऑन वेरी स्पेशल ग्राउंड, किसी खास बात पे उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कि इनको पनिशमेंट मिली थी 10 साल की, ठीक है, तो पर हमने उसको क्या हुआ, फॉर एग्जांपल उसको कोई मेडिकल इशू आ गया, या फॉर एग्जांपल लेके चलते कोई वुमेन अफेंडर है। वुमेन अफेंडर मतलब कि कोई महिला ने कोई काम को, मतलब क्रिमिनल काम किया और उसको सजा हो गई, पर ड्यू टू हर प्रेगनेंसी, उसको बीच में वो प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी के कारण उनकी सजा कुछ टाइम के लिए कम कर दी, ठीक है, प्रेगनेंसी को देखते हुए। तो उसको क्या कहता है, रिस्पाइट। और ये सारी चीजें कौन देता है, हमारा पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, ये सारा प्रेसिडेंट देता है किसी क्रिमिनल को, ठीक है, तो उसमें कोई अपनी पनिशमेंट भुगत रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है रिप्राइव का मतलब। अब रिप्राइव का मतलब होता है कि इसमें वो स्टे लगा दे, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। आई थिंक मैं विजिबल होऊंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टे ऑन एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि भाई किसी को सजा मिली है, पर वो स्टे लगा रहा है कि हाँ भाई हमारी सजा थोड़ी सी कम कर दो, बीच में वो कोई भी एक वो ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाता हूँ कि जब हमारे निर्भया जो केस हुआ था, निर्भया केस में जो उसके जो 4-5 लोग थे, जो मतलब जो उसके मतलब जैसे ऑफेंडर्स थे जिन्होंने वो किया था केस, रेप केस किया था, तो उसमें क्या हुआ था, वो बार बार स्टे ऑन एग्जीक्यूशन मांग, रिप्राइव मांग रहे थे। रिप्राइव मतलब कि हमको टाइम दिया जाए ताकि हम कोई ना कोई क्षमा ले ले, पर लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया और एंड में उनको हैंग टिल डेथ कर दिया, मतलब फांसी की सजा दी। तो आई थिंक ये सारे को समझ आ गया होगा आपको। पार्डन में पूरा माफ कर देता है, कम्यूटेशन में इनकी नेचर पनिशमेंट की चेंज कर देते हैं, डेथ पेनल्टी थी फांसी की सजा से इनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया, मतलब उम्र कैद की कर दी, या उम्र कैद जो मर्जी उम्र कैद कर दी, या फिर और उससे कम कर दिया। बाकी रेमिशन में क्या होता है, इसमें सजा का टाइम कम कर देते हैं कि जैसे कि 10 साल का तो 5 साल का कर दिया। रिस्पाइट में क्या होता है, इसमें कोई स्पेशल ग्राउंड देखते कि भाई इनको प्रेगनेंसी हो गई या इनकी मेडिकल इशू है, तो उसकी सजा को देख के हम कम कर देते हैं। फिर रिप्राइव में क्या होता है, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, कि हाँ भाई हमारे को सजा जो होने वाले हमको फास्ट एंड को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए ताकि हम बीच में कोई ना कोई एक क्षमा ले ले हमारे प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो आप समझ गए आई थिंक। उसके बाद लास्ट जल्दी से बात कर लेते हैं वीटो पावर की, और इसको फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक लंबी वीडियो काफी होगी, बस को लास्ट खत्म कर देता हूँ। वीटो पावर के ऊपर वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखे हैं, सारी आई बटन पे लिंक दे दूंगा जो भी उससे रेलेवेंट होगी। अब बात कर लेते हैं जल्दी से वीटो पावर के बारे में। अब एक आपके प्रेसिंग के बाद 3 तरह की वीटो होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली होती है आपकी सस्पेंसिव वीटो,
फिर होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो, उसके बाद से पॉकेट वीटो। ठीक है, अब देखिए जो होती है हमारी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि भाई आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको आपको पता है कि सबसे हमारे कोई भी लॉ बनने का प्रक्रिया क्या होती है कि पहले वो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, तब जाके अगर वो उस पर साइन कर देते हैं तो वो जाके लॉ बन जाता है। ठीक है, अब सस्पेंसिव में क्या होता है कि भाई ये सारा कुछ हुआ, लोकसभा के पास आया, राज्यसभा का बिल आया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट कहता है कि भाई मुझे पसंद नहीं आया तुमने जो चीजें बिल बनाई है, इसको दोबारा वो भेज देता है रिटर्न फॉर रिकमेंडेशन, रिटर्न बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट यानी हाउसेस कह सकते हो यहाँ पे, पार्लियामेंट में कहूँगा क्योंकि इसमें वो भी आ जाते हैं, हाउस पे आते हैं, वो प्रेसिडेंट भी आते हैं। अगर ये किसी भी हाउस मतलब हाउस को वापस भेज देता है फॉर रिकमेंडेशन कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज करके दोबारा मेरे पास लेके आओ, तो उसको कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो ये पावर है हमारी वीटो के अंदर प्रेसिडेंट के पास। अगर उसको बिल में कुछ पसंद नहीं आता तो वापस वो हाउसेज में दोबारा भेज सकता है उस बिल को कि भाई इसमें कुछ चेंज करके दोबारा मेरे पास लेके आओ, तो उसको क्या कहा गया सस्पेंसिव पावर, सस्पेंसिव वीटो या सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। उसके बाद है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि भाई डायरेक्ट पूरा बिल खत्म कर रहा है, इसके पास बिल आया लोकसभा से, राज्यसभा गया, राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास आया, उसने सीधा मना कर दिया, भाई उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, वहीं पे वहीं खत्म हो जाता है बिल, तो बिल फिर वहीं पे ही खत्म हो जाता है, आगे इसका कुछ भी नहीं होता, पीछे पूछे कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे ये बिल खत्म हो गया। समझ गए, सस्पेंसिव में इसके बाद पीछे जा रहा है, वापस ये चेंज होकर क्या पता आए क्या फ्यूचर में, इसका सस्पेंसिव है, मतलब सस्पेंस है कि फ्यूचर में अगर ये अच्छे से बन के आता तो क्या पता फिर से ये इसकी कंसेंट मिल जाए, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाए इस बिल पे, तो यहीं पे इसका नाम दिया सस्पेंसिव इसी करके। एब्सोल्यूट का मतलब कि भाई एब्सोल्युटली खत्म ही हो गया, इसका कोई आगे कोई वही नहीं, फ्यूचर ही नहीं बचा उस बिल का, यहीं पे आया, ये प्रेसिडेंट ने वहीं पे खत्म कर दिया। थर्ड होता है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो में क्या होता है बेसिकली, पॉकेट वीटो में ये होता है कि बिल लोकसभा से आया, राज्यसभा में आया, फिर राज्यसभा से होकर आराम से प्रेसिडेंट के पास, दोनों हाउस से होते हुआ प्रेसिडेंट के पास आया। अब प्रेसिडेंट को क्या करेगा, अपनी पॉकेट में डाल देगा। पॉकेट में डाल लेने का मतलब ये है कि भाई उस बिल को रख के अपनी जेब में डाल दिया, कहता मैं इस पर अपना कोई वो बिल लूंगा, ना इसने हाँ सुनाई है अपनी, ना इसने ना सुनाई है, ना अपना कंसेंट दिया, ना इसने इसको यहीं पे एब्सोल्यूट करके इसको खत्म किया, बस अपने पॉकेट में रख लिया, कहता मैं इस पे कुछ सुनाऊंगा ही। ठीक है, तो आई थिंक ऑल आर क्लियर। कहते वीडियो सब कुछ बहुत लंबी बन गया, थैंक यू। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, मैं पहली बार कह रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे गोलू सा बटन भी दे दूंगा जहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।